आप इंटरव्यू के बारे में बताइए कि किस तरीके के आपको सवाल पूछे गए? क्या इंटरव्यू से पहले आपको कोई डर लगा? नहीं, इंटरव्यू से पहले मेरे को कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने अब जो रिसर्च थी वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से की थी। उस रिसर्च में मैंने खुद भी अपना 101% दिया। जो मेरी टीम थी, वीज़ा टीम वीटीएन ओवरसीज़, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। जो इंटरव्यू में होता है, जो अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूछा जाता है, कि अपने से रिलेटेड पूछा जाता है कि आप यूएस क्यों जा रहे हो, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, आपका कोर्स क्या है, आप ये कोर्स है जो इंडिया में भी तो कर सकते थे। जो इंडिया के कोर्स मॉड्यूल है वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी के कोर्स मॉड्यूल है, उनमें क्या डिफरेंस है, और आपका आफ्टर स्टडी क्या प्लान है। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। और आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, जो आपकी 4 साल की स्टडी है, 2 साल की स्टडी है, उनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बस कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो हम पे मैटर करता है कि हम अपनी रिसर्च कितनी करते हैं, कितना हम अपना बेस्ट देते हैं। नमस्कार, मैं सुजीत अढुल आप सभी का ग्रामीण भूमि पर स्वागत करती हूं। आज ग्रामीण भूमि पर हम बात करेंगे कि हमारे हरियाणा के अधिकतर गांव के युवाओं का सपना है कि वो विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके, वहां जाकर नौकरी कर सके। तो आज हम यही बात करेंगे हरप्रीत ढुल से, जिन्होंने अपना विदेश जाने का सपना पूरा कर लिया है। यदि आप भी विदेश जाने का सपना रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि किस तरह हम बिना डोंकी के लीगल तरीके से, 1 नंबर तरीके से, किस तरह बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के, बिना किसी ज़्यादा खर्चे के हम अमेरिका जैसे देश में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ अमेरिका जैसे देश का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना सपना पूरा कर लिया है। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि आपके अंदर ये विचार कैसे आया कि आपको अमेरिका जैसे देश में जाना है, वहाँ जाकर आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है? सबसे पहले जब मैंने +2 की थी और मैं मार्केट में सोचा कि मैंने अगला स्टेप क्या उठाना है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना स्टडी वीज़ा लगा के बाहर जा रहे हैं, बाहर पढ़ने के लिए। मेरी एक ऐसी ही बुआ है जो कनाडा का वीज़ा लगवा के ऑलरेडी कनाडा में इस वक्त पीआर होने जाने वाली है। उस वक्त मेरे को और मेरी फैमिली को ये मोटिवेट हुआ कि मैं भी बाहर जाके अपनी पढ़ाई करूँ। फिर मैंने अपना आइल्स किया, उसमें मेरे ओवरऑल 6 बैंड, नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल। उसके बाद मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया, क्योंकि वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते थे। इवन तो मेरी फैमिली के मेंबर्स रहते थे, मेरी फैमिली को भी ये था कि हाँ, उनके पास चले जाएगी, वो भी अच्छी कंट्री है, अपना अच्छे से रहेगी, ना कोई टेंशन ना नहीं कुछ। उसके बाद फिर जब मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया, उस वक्त हरियाणा एंड पंजाब के जो स्टूडेंट थे, वो ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने बैन कर रखे थे, वो उनको ऑफ़र लेटर ही नहीं दे रही थी, क्योंकि जो फ्रॉड केस है हरियाणा एंड पंजाब के, वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे। उसी में मेरे को भी कोई किसी भी यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड नहीं दिया। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज में अप्लाई किया, फिर मैंने अपनी फ़ाइल एम्बेसी में लगाई। मेरी ये फ़ाइल एम्बेसी में 6 महीने तक रही है। फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मेरा अभी तक वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी कंट्री में तब तक मेरा वीज़ा आए, मैं दूसरी कंट्री में अप्लाई करके देख लूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अमेरिका का वीज़ा लिया जाए, अमेरिका का इंटरव्यू दिया जाए। फिर मैंने अपने एजेंट से बात की, जो कि वीटीएन ओवरसीज़ सफिदो हैं। मैं चेतन सर से बात की। चेतन सर को बोला कि सर मेरे को यूएस अप्लाई कर दो, मेरा साइड बाय साइड। और फिर मेरा ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आ गया। जिस वक्त मेरा रिफ्यूज़ल आया तो मैंने उस दिन I-20 अप्लाई कर दी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए एक मेन डॉक्यूमेंट होता है। मेरा इनटेक था जनवरी। उसके बाद मेरे को उस वक्त जो स्लॉट्स है ना, वो बहुत कम ओपन हुए थे, मेरे को स्लॉट नहीं मिल पाया था। फिर मैंने अपना इनटेक डेफर करवाना पड़ा। फिर जो बाद में मेरा इनटेक था वो अगस्त इनटेक था। उसके बाद मेरे को अपना इंटरव्यू की डेट मिली, हाँ, और मेरा 24 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेरा वीज़ा अप्रूव करवा लिया। आप इंटरव्यू के बारे में बताइए कि किस तरीके के आपको सवाल पूछे गए? क्या इंटरव्यू से पहले आपको कोई डर लगा? नहीं, इंटरव्यू से पहले मेरे को कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने अब जो रिसर्च थी वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से की थी। उस रिसर्च में मैंने खुद भी अपना 101% दिया। जो मेरी टीम थी, वीज़ा टीम वीटीएन ओवरसीज़, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। जो इंटरव्यू में होता है, जो अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूछा जाता है, कि अपने से रिलेटेड पूछा जाता है कि आप यूएस क्यों जा रहे हो, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, आपका कोर्स क्या है, आप ये कोर्स है जो इंडिया में भी तो कर सकते थे। जो इंडिया के कोर्स मॉड्यूल है वो
अमेरिका की यूनिवर्सिटी के कोर्स मॉड्यूल है उनमें क्या डिफरेंस है और आपका आफ्टर स्टडी क्या प्लान है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। और आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, जो आपकी 4 साल की स्टडी है, 2 साल की स्टडी है, उनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बस कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो हम पे मैटर करता है कि हम अपनी रिसर्च कितनी करते हैं, कितना हम अपना बेस्ट देते हैं, और कुछ हम कह सकते हैं लक पे भी डिपेंड होता है। तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए या फिर आइल्स करने के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशंस होनी नेसेसरी हैं? जो हम आइल्स है हम +2 के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। +2 के बाद हमारी रिक्वायरमेंट रहती है ओवरऑल 6 बैंड एंड नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल। और जो ग्रेजुएशन के बाद है हमारी आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड एंड नॉट लेस देन 6 होती है। उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। आपने +2 किस ईयर में की थी? मैंने जो +2 है वो 2021 में की थी KVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाई कैथल से। तो आपका 2 साल का जो गैप था उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैंने आइल्स के साथ साथ जो मेरा डिप्लोमा था वो मैंने अपना कंटिन्यू रखा था। आप मुझे बताइए कि आपके जैसे आस-पास से कभी आज तक किसी ने अप्लाई किया है अमेरिका के लिए? जी, मैं यूएस का वीज़ा बहुत हमारे गांव के बहुत बच्चों ने दिया हुआ है, लेकिन मैं पहली पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने अमेरिका का स्टूडेंट वीज़ा हासिल किया है। आप मुझे बताइए कि वहाँ जाकर आप किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हैं? मैं वहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट इन साइकोलॉजी के लिए जा रही हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना एंड ये वर्ल्ड की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है जो कि मेरे कोर्स के लिए पॉपुलर है। आप हमें ये बताइए कि वहाँ जाकर जैसे बहुत सारे बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स करना प्रेफर करते हैं, पैसे के लिए ही जाते हैं इनडायरेक्टली वो वहाँ पर, तो क्या किस ईयर में वो अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं और क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको वहाँ मिलती हैं? वो हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड होता है। जो मेरी मेन अटेंशन है वहाँ जाके अपनी स्टडी कंप्लीट करना, जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो मेरी स्टडी पे रहेगा। और रही बात पार्ट टाइम जॉब की, पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे बच्चे अपना खुद का खर्चा निकालने के लिए करते हैं ताकि वो बाहर जाने के बाद भी अपने पेरेंट्स पर बोझ ना बने। अगर वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो इंडिपेंडेंट होने का एक अलग से रास्ता होता है। ये मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब तब तक अच्छी है तब तक हमारी स्टडी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। आप हमें ये बताइए कि यहाँ इंडिया में रहकर वीज़ा के लिए अप्लाई करने का क्या-क्या प्रोसीजर है? अमेरिका का थोड़ा अलग सिस्टम होता है क्योंकि और कंट्री में हमको फ़ीस पहले पे करनी होती है यूनिवर्सिटी को, लेकिन जो अमेरिका में होता है हमको यूनिवर्सिटी को फ़ीस अपनी वीज़ा लेने के बाद पे करनी होती है। हमको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ़ॉलो करनी होती है, जैसे कि हमको पहले ये सर्च करना पड़ेगा कि हमको कोर्स जो हमारा मेन कोर्स क्या है, हम किस विषय पे स्टडी करने जा रहे हैं और उस विषय के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी पॉपुलर है वहाँ के लिए। जो फिर हमको उन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एप्लीकेशन डालनी होती है कि हाँ मेरी ये स्टडी बैकग्राउंड है और मैं इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ इस यूनिवर्सिटी से। फिर यूनिवर्सिटी हमको ऑफ़र लेटर देती हैं। अगर वो हमको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं तो वो हमको ऑफ़र लेटर के साथ ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। उसके बाद हमको एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह भर के I-20 की फ़ीस भर के, I-20 एक यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिस वो ये तभी आता है जब हम अपने यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई कर देते हैं कि अपनी एजुकेशन का बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड, जो कि और हमारी फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, कि हम यहाँ पे जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम मेरे पेरेंट्स इस फ़ीस को भर सकते हैं। ये सब रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमको I-20 मिलती है। उसके बाद हमको एम्बेसी की फ़ीस पे करनी होती है। जब इंटरव्यू एम्बेसी की तरफ से स्लॉट्स ओपन होते हैं इंटरव्यू के लिए तो हमको वो स्लॉट बुक करने होते हैं। उसके बाद फिर स्लॉट बुक करने के बाद हम सर्विस फ़ीस भरनी होती है और बाकी थोड़ी बहुत 1-2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो फिल करने के बाद हम अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। +2 से लेकर अब तक आपको किन-किन डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करना पड़ा और आपने कहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई किया था? आप इसके बारे में क्या हमें बता सकती हैं? हाँ, मैंने +2 के बाद जो है आइल्स की थी ड्यूकेट इंग्लिश पॉइंट से पुंडरी में है जो, और मेरे ओवरऑल 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल में मेरा स्कोर था। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया, फिर लेकिन मेरी ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आ गई थी। उसके बाद मैंने उसी के दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना यूएस का इंटरव्यू दिया जाए स्टडी बेस पे। फिर मैंने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया, लेकिन उस वक्त एम्बेसी की तरफ से स्लॉट्स नहीं खुले हुए थे। फिर मैंने अपना इनटेक डेफर करवाना पड़ा। अब मेरा इनटेक अगस्त है। उसके बाद मैंने अपना जब मेरे को इंटरव्यू की डेट मिल गई थी तो मेरी
यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी स्टूडेंट आईडी जो ब्लॉक हो चुकी थी, उसके बाद मैंने और जो मेरी वीज़ा टीम थी उन्होंने अपने एफर्ट्स लगवा के वो चालू करवाए। जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे यूनिवर्सिटी की तरफ से वो हमने मंगवाए टाइम टू टाइम, और उसके बाद मैंने अपना वीज़ा इंटरव्यू कंडक्ट किया और मैंने अपना वीज़ा हासिल कर चुकी हूँ मैं अपना। जब आपने +2 अपनी पास आउट करी तो उसके तब से लेकर के आज तक आपको क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी है अपने वीज़ा में? जब मैंने +2 के बाद मैंने आइल्स की है, ड्यूकेट इंग्लिश पॉइंट पुंडरी से, मेरे उसमें स्कोर रहा ओवरऑल 6 पॉइंट नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल। उसके बाद मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया फ़ाइल अप्लाई की, लेकिन मेरा ऑस्ट्रेलिया से ना जाने क्यों रिफ्यूज़ल आ चुका था, और उसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना यूएस का इंटरव्यू दिया जाए। उसके बाद मैंने अपना यूएस में फ़ाइल प्रोसेस की है और मैंने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया था। मैंने ये जो सारी प्रोसेस है वीटीएन ओवरसीज़ सफ़ेदों से अप्लाई की थी, और जो चेतन सर से मैंने बात की थी उन्होंने सब मेरे को टाइम टू टाइम गाइड करते रहे हैं वो मैंने। लेकिन उस दौरान एम्बेसी की तरफ से कोई इंटरव्यू के स्लॉट नहीं ओपन हुए थे। फिर मैंने अपना अगस्त इनटेक के लिए डेफ़र करवाना पड़ा, लेकिन जब डेफ़र करवाने के बाद मेरे को अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी मैंने, तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी स्टूडेंट आईडी ब्लॉक हो चुकी थी। फिर मैंने और वीज़ा टीम ने एफ़र्ट्स लगा के अपनी I-20 निकलवाई, स्टूडेंट आईडी अनब्लॉक करवाई, सभी बाकी टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। उसके बाद मैंने अपना रिसर्च की, मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, मेरे कोर्स से रिलेटेड, कि मेरा मेन मोटिव क्या है, जो मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या मेरे को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो मेरी वीज़ा टीम थी उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि किस तरीके से आपने आंसर देने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी प्रोफाइल क्या है, उसके बिहाफ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने उन सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। मेरा 24 अप्रैल को मुंबई में इंटरव्यू था और मैंने अपना वीज़ा प्राप्त कर चुकी हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे जैसे कि स्टडी बेस पे जो वीज़ा हम पाते हैं और जो बच्चे डोंकी में जाते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि क्या स्टडी बेस पे जाने में किस तरीके से फ़ायदा है? स्टडी बेस पे जाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एक तो ये सुरक्षित रहता है, घर वालों को कोई टेंशन नहीं रहती कि मेरा बेटा बेटी कब पहुंचेंगे। कहीं रास्ते में बहुत सारे केस सुने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। बच्चों का जो बंदे डोंकी में जाते हैं वो रास्ते में ही कहीं गायब हो जाते हैं, उनका डेथ हो जाती है। लेकिन स्टडी बेस पे ऐसा कोई रीज़न नहीं है, हम डायरेक्ट फ़्लाइट लेके इंडिया से यूएस जा सकते हैं, और ये डोंकी से ज़्यादा बहुत कम खर्चे में होता है। तो यदि आप यहाँ तक आए हैं, आपने इस पूरी वीडियो को देखा है, तो आप समझ ही गए होंगे हर्षप्रीत ढुल का ये इंटरव्यू देखकर कि किस तरीके से हमें स्टडी वीज़ा पर जाने में कितना फ़ायदा है। हम अमेरिका जैसी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, हम अमेरिका जैसी कंट्री का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किए। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक, हमारे देश के उन वासियों तक ये वीडियो पहुँच सके जो अमेरिका जैसे देश में जाने का सपना रखते हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि कृपया डोंकी जैसे इलीगल तरीके को ना अपनाकर स्टडी वीज़ा जैसे लीगल तरीके को अपनाइए, ताकि जिससे आपके परिवार वाले भी आपको लेकर सुनिश्चित रह सके कि हाँ, हमारा बच्चा जो है वो वहाँ पर सेफ़ है और आप कभी भी अपने देश वापस आ सके अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। धन्यवाद।